जय हिंद साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त ठाकुर वकील सिंह, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का कार्यकर्ता और कंटेस्टेड कैंडिडेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। आज फिर मुझे लाइव आपके साथ रूबरू होने का मन किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। इस लाइव मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत जो आपके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिलता है और अपनी बात करने का मौका मिलता है, और जो आप मेरी बातें सुनते हैं और जो मुझे आपका प्रेम मिलता है साथियों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज साथियों, पॉलिटिक्स और समाज में जितने भी लोग लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो चाहे वो पॉलिटिक्स के बाहर हो, सबका एक ही मकसद रहता है कि गरीब मजदूर किसान को उसका हक और इंसाफ दिलाना। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने मकसद से भटक जाते हैं। मैं भी जुड़ा था पॉलिटिक्स में। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, अगर मैं भी देश के हित में कुछ कार्य कर पाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा साथियों। तो हमने सबसे पहला बीड़ा उठाया कि हमारा जो देश है ये एक स्वस्थ भारत बनना चाहिए। स्वस्थ भारत मिशन के ऊपर हमने कार्य करना शुरू किया ताकि हमारा युवा जो है वो स्वस्थ बन सके, अपनी देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए उसके बाजुओं में बल हो, उसको देश के प्रति सद्भावना, उसको देश के प्रति कार्य करने की जो क्षमता मिले। अगर हमारा देश स्वस्थ होगा तो ही हमारा युवा जो है वो देश के प्रति अपना कार्य कर पाएगा। और दूसरा हमने कार्य किया नारी सशक्तिकरण के ऊपर, क्योंकि हमारे देश की नारियां अगर सशक्त होंगी तो वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वो भी हमारे साथ अपना योगदान देगी इस देश को आगे बनाने के लिए। तो इसलिए, और तीसरा हमारा मकसद था कि हमारा देश जो है ये मिलावटखोरों से बचना चाहिए। आपने देखा कि हमारे जम्मू में पिछले ही दिनों 10 क्विंटल के करीब डुप्लीकेट खोआ पकड़ा गया। हमारे जम्मू में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में डुप्लीकेट पनीर पकड़ा गया, वो भी क्विंटल के हिसाब से, 100 200 1000 क्विंटल के हिसाब से। लेकिन हमें हैरानगी होती है इस चीज की कि ये मिलावटखोर जो हैं, इनको ये मिलावट करने की परमिशन किसने दी? आज लोग जो हैं इतनी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि ये हमारे देश के नागरिकों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे साथियों, जहां जहां तक मेरा ये मैसेज पहुंचेगा और जो लोग मुझे इस लाइव मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत सुन रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन इंसान को ईमानदारी, नेक नीति से काम करना चाहिए। आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के द्वारा धरना दिया गया कि नीट का जो एग्जाम था, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा उसके एग्जाम लिए जाते हैं, वो पेपर ही लीक हो गया। जो हमारे देश के डॉक्टर बनने थे, जो प्रोफेसर बनने थे, अगर पेपर ही लीक हो गया
और जो एक अनपढ़ गवार व्यक्ति है वो पेपर लीकेज का बेनिफिट लेके अगर डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, टीचर बनेगा, तो हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य क्या बनेगा, हमारे नौजवान युवाओं का भविष्य क्या बनेगा, हमारे बुजुर्गों, माता बहनों का भविष्य क्या बनेगा। आज इस विषय पर सबको सोचने की जरूरत है। जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान जी, 1-1.5 महीने के बाद आज उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन ये अभी की बात है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, आज 4G 5G इंटरनेट का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक गली चौराहे पे एक्टिव है, तब जाके इन युवाओं को पता चला कि एग्जाम जो होते हैं, इनके जो पेपर होते हैं, ये लीकेज हो जाते हैं। बट जो पिछले हमारे जो युवा थे, बट जो पिछले कई सदियों से हम बात करें 30-40 साल की, उस वक्त से जो आज तक इस तरह के जो रोल निभाए जा रहे थे, वो सरकारें मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी और इस विषय के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे बताइए उन युवाओं का क्या हुआ होगा। अगर नकल करके, अगर पेपर लीक करके ही लोगों को डॉक्टर बनना है, एडवोकेट बनना है, लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे अगर काबिज होना है, तो जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, जो बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है, जिसके माँ बाप अपनी जमीन बेचकर, जो माँ बाप अपने जो हमारी माताएं बहनें अपने गहने बेचकर जो बच्चों को पढ़ाती है, उस पढ़ाई के बारे में भी हमारे हिंदुस्तान की जनता को सोचना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री साहब मोदी जी, मैं आपको शश नमन करता हूं, मैं आपको सल्यूट करता हूं, मैं आपको यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री मानता हूं इस देश का। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जाए हिंदुस्तान में और कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की जाए, स्पेशल एक टीम बनाई जाए जो हमारे देश के विरोधी हैं, जो हमारे देश के विरोध में काम करते हैं, चाहे वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके ऊपर भी लॉ बनना चाहिए। इन लोगों को ऐसे एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इस चीज को पहचाने और इस काम का, इस प्रकार का कार्य करने के लिए कोई भी आदमी जो है बेईमान, ठग, भ्रष्टाचार आदमी, वो 100 बार अपने दिमाग में सोचे, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे सरकार की तरफ से इस प्रकार की सजा का प्रावधान है। आज आप देखोगे लोगों के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट पे झूठी एप्लीकेशनें दी जा रही है। आज देखोगे कोर्ट में 90% झूठे केस रजिस्टर करवाए जा रहे हैं। मैं बोलता हूं इन चीजों की जिम्मेवारी कौन लेगा। आज एक गरीब मजदूर किसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मुहैया करना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है जिसके लिए मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन मैं अपने देश की सरकारों से, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आप भी थोड़ी आंखें खोलिए। आज हमारे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को अपना बिजनेस बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और आप लोगों ने वादे किए थे हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, आपको 12 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, आपके हर के घर के नौजवान 1 लाख युवाओं को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जॉब दी जाएगी और सभी माताओं बहनों को 35 किलो जो राशन है फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। 370 और 35 एक्ट की वापसी की जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर में। लेकिन अभी तक आपका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और जनता कहां पे सोई हुई है। मैं जनता को पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने जो नुमाइंदे चुने वो जनता की सेवा के लिए बने। उनका काम था जनता के लिए स्कूल बनाना, उनका काम था जनता के लिए सड़कें बनाना, उनका काम था जनता के लिए अच्छे अच्छे रोजगार मुहैया करवाना, उनका काम था कि गरीब मजदूर किसान को इंसाफ दिलाना। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने 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 जो प्लेटफॉर्म से भड़क चुके हैं। मैं एक गरीब मजदूर किसान का बेटा था, मुझे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मैंडेट मिला, मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा 2024 में
और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे एक गरीब मजदूर किसान को एमएलए की इलेक्शन लड़ने के काबिल एक पार्टी ने समझा। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं किसी लीडर के खिलाफ हूं। हां, जो लोग जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो लोग जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर होंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी के लीडर होंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर होंगे, वो किसी भी पार्टी के लीडर होंगे, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, जिस प्रकार से आप घर से निकलकर वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पे लाइन पे लगते हो, तो इस वक्त जो आपके नुमाइंदे हैं, जो आपने चुने हुए हैं, वो अगर आपका टाइमली काम नहीं कर रहे हैं, वक्त से आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो जब मुझे ये बताइए उनको पूछेगा कौन? आज हमारे हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप हजारों करोड़ों के हिसाब से फंड्स लेके जाइए, आप जनता की सेवा करिए, लोगों की गलियां बनवाइए, लोगों के पुल बनाइए, लोगों के स्कूल बनाइए, जनता की सेवा करिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जनता भी मूर्ख दर्शक बनकर बैठी हुई है। अगर आप लोगों को अपना हक इंसाफ लेना ही नहीं आता है, अगर आपको लोकतंत्र की परिभाषा समझ नहीं आती है, तो कौन से लोकतंत्र तांत्रिक देश में आप लोग रहते हो भाई? मेरे दादाजी किसानी करते थे, मेरे फादर साहब किसानी करते थे, मैं आज भी किसानी करता हूं। मेरे पास कोई बड़े बड़े प्लेटफार्म नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं भाई साहब। मैं भी एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं। अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरे ताल्लुक हैं। अगर मुझे पैसे की जरूरत बनती है तो कुछ लोग व्यापारी वर्ग मेरी मदद करते हैं। मुझे लोगों की जरूरत बनती है, मेरे यार दोस्त जो मुझे प्रेम करने वाले हैं, वो पैसे की ताकत से मेरे पीछे नहीं आते हैं। वो मेरी अच्छाई, जो मेरी नेक नीति का मैं रास्ता इख्तियार करता हूं, उस वजह से लोग मेरे साथ इकट्ठे होते हैं। इसलिए तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, कि गरीब मजदूर किसान के बेटों को आप सपोर्ट कीजिए। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। जो लोग आपके पंचायत बेसिस पे फैसला नहीं करवा सकते हैं, इन लोगों की वजह से अगर पुलिस स्टेशन में आपके केस रजिस्टर होते हैं, इन लोगों की वजह से अगर कोर्ट में पिटिशनें फाइल होती हैं, तो मुझे बताइए ऐसे 25 सरपंच को क्या करोगे आप? ऐसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को क्या करोगे आप? ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को क्या करोगे? और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या करोगे अगर जनता को खुद ही फैसला करना पड़े? अगर जनता को ये लीडरों नेतागिरी वाले काम भी खुद करना पड़ेंगे, अपना जस्टिस खुद लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पड़ेंगी, तो मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स फिर जीरो है। फिर हमारे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं ये लोग पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत मैंने वक्त ले लिया सभी का। तो सब साथियों को, जो लोग मुझे इस लाइव मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत सुन रहे थे, जिन लोगों ने मेरे विचार सुने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ, जो मेरे दिल में बातें होंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं इन नेताओं को बताना चाहता हूं, मैंने रोड पे मजदूरी से अपना सफर स्टार्ट किया था भाई साहब। मैं लेबर का काम करता था रोड पे। आज मैंने 2024 में एमएलए का चुनाव लड़ा। मुझे कुछ पारिवारिक कारण क्या हुआ, मैं जनता के बीच में नहीं जा सका। लेकिन आने वाले वक्त में जब भी हम इलेक्शन में खड़े होंगे, तो जो लोग जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। आज क्या हो रहा है कि जो इंसान कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको यह लगता है कि मैं राजा बन गया, और जो उसकी अपोजिशन में खड़ा है वो बोलता कि मैं उसकी अपोजिशन करके राजा बन गया। लेकिन जो बीच की जनता है, जिन लोगों के पॉलिटिकल लोगों के साथ रिलेशन नहीं है, जिन लोगों के व्यापारी वर्ग के साथ रिलेशन नहीं है, जिन लोगों के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ रिलेशन नहीं है, जिन लोगों के मीडिया सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव नहीं है, उनको जस्टिस कौन दिलाएगा? मैं आपको इस लाइव मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत पूछना चाहता हूं साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव साथियों। जय श्री राम।